Good morning everyone. How are you students? I hope you are well. Students, today I am going to start history class 7th. This is first lesson, tracing changes through 1,000 years. Let's start the topic. देखिए बच्चों, पहला लेसन खोल लीजिए आप हिस्ट्री का क्लास 7th में। यहीं से आप पहले पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, सब कुछ विजिबल है वीडियो में। बाद में अपनी बुक से रीडिंग मार लेना। इसके बाद में एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लेसन का नाम क्या दिया हुआ है ये देखिएगा, ट्रेस करना। ट्रेस करना होता है पड़ताल करना उसकी। चेंजेस क्या होता है बच्चों? परिवर्तन, बदलाव। थ्रू 1,000 ईयर्स, हज़ारों वर्षों के दौरान। हज़ारों वर्षों के दौरान जो बदलाव आए उसकी पड़ताल करना, ये हमारा लेसन है। अब यहाँ आप देखिएगा, टेक ए लुक एट मैप फर्स्ट एंड मैप 2। मैप फर्स्ट और मैप 2 के ऊपर एक नज़र डालिए। टेक ए लुक का मतलब एक नज़र डालिए। देखो एक तो दे रखा है ये मैप फर्स्ट हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, ये मैप 2 लिखा हुआ है, ये मैप 2 हो गया। चलिए खैर क्या कहानी है अभी ये पढ़ते हैं, ये तो आप अपनी बुक में देख लेंगे। मैप फर्स्ट वाज मेड इन 1154 CE, सी कॉमन इरा। मैप फर्स्ट को बनाया गया था 1154 सी में बाय द अरब जोग्राफर अल इद्रीसी। ये अरब के मानचित्रकार थे अल इद्रीसी, उनके द्वारा बनाया गया था, भौगोलिकविद थे। The section reproduced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world। यहाँ बच्चों नक्शा जो दिया गया है वो उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर, जो भाग दिया गया है रिप्रोड्यूस्ड हियर, इज द डिटेल, वो डिटेल है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत के सब कॉन्टिनेंट का, फ्रॉम हिज लार्जर मैप, उसके बड़े मैप से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। अब देखिए ये जो मानचित्र 2 है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, उन्होंने 1720 में बनाया था। मैप 2 वाज मेड, मैप 2 बनाया गया था इन द 1720, 1720 में, बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर, फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा। मानचित्र जो बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट, दोनों नक्शे बिल्कुल अलग हैं। इवन दो दे आर द सेम एरिया, हालांकि वे दोनों सेम एरिया के हैं। अब देखो आगे, अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। इन अल इद्रीसी मैप, अल इद्रीसी के नक्शे में, साउथ इंडिया इज वेयर, साउथ इंडिया वहाँ है, वी वुड एक्सपेक्ट, जिसकी हम उम्मीद करेंगे, टू फाइंड, ढूंढने की, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ में, एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। श्रीलंका जो आइलैंड है वो टॉप पर है, ऊपर की तरफ है। जगहों के जो नाम है बच्चों ये अरबी में दिए गए हैं।
जगह के नाम कैसे दिए गए हैं, अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। जैसे ऊपर प्रदेश का नाम दे रखा है, मानचित्र में आप ढूंढेंगे तो कन्नौज लिखा है। तो देखो बच्चों, प्लेस नेम्स, जगहों के नाम, आर मार्कड इन अरेबिक, अरेबिक में मार्क किए गए हैं। अब देखिए आगे, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स, और कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं अच्छे तरीके से, लाइक कन्नौज, जैसे कि कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश में है बच्चों। स्पेल्ट इन मैप एज कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष के बाद बनाया गया। मैप 2 वाज मेड, मैप 2 को बनाया गया था नियरली 600 ईयर्स आफ्टर, लगभग 600 साल के बाद मैप फर्स्ट के। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, टाइम इन्फॉर्मेशन, समय की जो सूचनाएं थी, अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के बारे में, हैड चेंज्ड, बदल चुकी थी, कंसिडरेबली, अत्यधिक। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। दिस मैप, ये नक्शा, सीम्स, लगता है, मोर फैमिलियर, ज़्यादा परिचित, टू अस, हमको। आगे देखिए, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। एंड द कोस्टल एरियाज, जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज, तटीय इलाके, इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, आश्चर्य होता है उनकी डिटेल देख करके। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। दिस मैप वाज यूज्ड, ये नक्शा प्रयोग होता था, बाय यूरोपियन सेलर, यूरोपियन नाविकों के द्वारा, एंड मर्चेंट्स, और व्यापारियों के द्वारा, ऑन देयर वॉयजेज, अपनी समुद्री यात्रा पर। अब देखो बच्चों क्या लिखा है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर आप नज़र डालिए, क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? लुक एट द एरिया, क्षेत्रों को देखो, इन द इंटीरियर, जो भीतरी हैं, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के, ऑन मैप 2, मैप 2 पर, आर दे एज डिटेल्ड, क्या वो उतने डिटेल्ड हैं, उतने ब्यौरे हैं उसके अंदर, एज दोज ऑन द कोस्ट, जितने तटीय हैं, जितने तट वालों में हैं, समुद्री तट वाले हिस्से में हैं जितने। फॉलो द कोर्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा रिवर के कोर्स को, जो रास्ता है जिससे होकर जाती है, उसे फॉलो कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए आप नक्शे में। एंड सी, और देखिएगा, हाउ इट इज़ शोन, ये किस तरीके से दर्शाई गई है। वाई डू यू थिंक, क्यों सोचते हैं आप, देयर इज ए डिफरेंस, की एक अंतर है, इन द लेवल ऑफ डिटेल, डिटेल के स्तर में, एंड एक्यूरेसी, और शुद्धता के स्तर में, बिटवीन द कोस्टल, समुद्र तटीय इलाकों के, एंड इनलैंड एरिया, और ज़मीनी क्षेत्र के, इन दिस मैप, इस नक्शे के अंदर। अब देखो बच्चों आगे क्या लिखा है।
इतनी ही महत्वपूर्ण है बच्चों एक और बात ये है वो कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान ही, ये जो विज्ञान था मानचित्र अंकन करने का, ये भी बहुत बदल गया था। कब तक? दूसरे युग तक। जो मानचित्र बनाते थे, अंकित करते थे मानचित्र को, ये विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इक्वली इम्पोर्टेंट, समान रूप से महत्वपूर्ण, इज द फैक्ट, ये तथ्य है, दैट द साइंस ऑफ कैटोग्राफी, की नक्शे बनाना, कैटोग्राफी मानचित्र बनाने, नक्शे बनाने का विज्ञान डिफर हो गया था, बदल गया था इन 2 पीरियड्स, दोनों अवधियों में। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। When historians, जब इतिहासकार रीड पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स को, एंड टेक्स्ट जो लिखा रहता है उसे, फ्रॉम द पास्ट से, दे हैव टू बी सेंसिटिव, उनको सेंसिटिव होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अलग अलग हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि का, द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भों का, इन विच, जिसके अंदर, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में, वाज प्रोड्यूस, दी गई थी। अब देखिए बच्चों, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, टर्म कहते हैं शब्द को, तो टर्मिनोलॉजीज क्या कहलाएगा? शब्दावली, शब्दों का समूह। नए और पुराने शब्द क्या क्या थे? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? सूचनाओं के अगर संदर्भ बदलते हैं बच्चों तो भाषा और जो शब्द हैं उनके अर्थ, उनके साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, इन विच, जिसके अंदर, इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस, सूचनाओं को प्रोड्यूस किया गया, चेंजेस बदली हैं विद टाइम, समय के साथ। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, लैंग्वेज और मीनिंग के बारे में क्या है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड एग्जिस्ट, विद्यमान है, इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, अनेक भाषाओं में, विच हैव चेंज, जो बदल चुकी है, कंसिडरेबली, अत्यधिक, ओवर द ईयर, वर्षों के दौरान। देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जो मध्य युग में फारसी बोली जाती थी और जो आधुनिक युग की फारसी है, ये भाषा क्या है? भिन्न है। मेडिवियल पर्शियन, मध्यकालीन फारसी, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इज डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, आधुनिक फारसी से। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं है। ये जो भिन्नता आई है ये सिर्फ व्याकरण और जो शब्दों का भंडार है उसी में नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट, डिफरेंस कहते हैं विभिन्नता, इज नॉट जस्ट, नहीं है मात्र, विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और वोकैबुलरी के बारे में ही नहीं है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ में जो मीनिंग है शब्दों के में भी चेंज होते हैं, बदलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए आप, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र,
आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके से था। किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? मिनाजे सिराज। ये फारसी थे। क्या मतलब था हिंदुस्तान का उस वक्त? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाका। टेक द टर्म शब्द को लीजिए हिंदुस्तान को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप हिंदुस्तान शब्द को लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट, आज हम इसे समझते हैं इंडिया, भारत के रूप में, कि हिंदुस्तान कहने का मतलब क्या है? भारत। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो आधुनिक राष्ट्र है। वैन द टर्म वाज यूज्ड, जब यह शब्द प्रयोग हुआ था, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, बाय मिनाजे सिराज के द्वारा, ए क्रोनिकलियर हु रोट, जिसने लिखा था इन पर्शियन, फारसी में। ही मींट, उसका मतलब था द एरिया ऑफ पंजाब, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, एंड लैंड्स, और जमीन। कौन सी जमीन? बिटवीन द गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के बीच की जमीन। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। उसने प्रयोग किया द टर्म शब्द को। कौन सा शब्द? हिंदुस्तान शब्द को। इन पॉलिटिकल सेंस, राजनीतिक सेंस में, फॉर लैंड्स, जमीन के लिए, दैट वर ए पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व वाले हिस्से थे, उन जमीनों के लिए पॉलिटिकल सेंस में यह शब्द प्रयोग किया था उसने। द एरियाज, क्षेत्र, इंक्लूडेड इन दिस टर्म, जो इस शब्द के अंदर शामिल थे, शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। जो एरिया इंक्लूडेड है इस शब्द के अंदर, वो शिफ्ट होता गया सल्तनत की सीमाओं के साथ। सल्तनत बढ़ती चली गई तो एरिया बढ़ता चला गया इसका, हिंदुस्तान का भी। लेकिन द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, लेकिन इस शब्द के अंदर कभी भी साउथ इंडिया को शामिल नहीं किया गया। इसके विपरीत बच्चों, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। 16वीं सदी में इसने बदल दी बात हिंदुस्तान की। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के अर्ली कहते हैं शुरुआत में, बाबर ने हिंदुस्तान को प्रयोग किया टू डिस्क्राइब, समझाने के, वर्णन करने के लिए, द ज्योग्राफी का, द फोना होते हैं पशु पक्षियों को समझाने के लिए, एंड कल्चर, और संस्कृति को, ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उनकी जो संस्कृति है, किनकी संस्कृति? ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जैसा कि हम बाद में चैप्टर में देखेंगे, दिस वाज समवॉट सिमिलर, ये कुछ समान था, टू द वे
द 14th सेंचुरी पोएट, जो 14वीं सदी के कवि थे, अमीर खुसरो, उन्होंने यूज़ किया था वर्ड हिंद, उसी के समान था ये कुछ। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। While the idea of geographical and cultural entity, जब विचार था ये जोग्राफिकल, भौगोलिक एंड कल्चरल और सांस्कृतिक एंटिटी का, जैसे भारत, डिड नॉट एग्जिस्ट, ये तब विद्यमान नहीं था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी, जो शब्द हिंदुस्तान है ये कैरी नहीं करता था पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड नेशनल और राष्ट्रीय मीनिंग अर्थ को, विच वी एसोसिएट विद इट टुडे, जैसा कि हम एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं, इट इसे टुडे, आज, जैसा कि आज हम इसे जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लो आप, हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है वही विदेशी है। लेकिन बच्चों, बात करो आप मध्य युग की। देखो, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी, जो वन में रहता है, वो भी क्या था? विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। एक गांव के रहने वाले तो एक देश के थे और गांव से अलग विदेशी। हिस्टोरियन टुडे, जो इतिहासकार हैं टुडे आज, हैव टू बी केयरफुल, उनको सावधान होना चाहिए अबाउट द टर्म, शब्दों के बारे में, दे यूज, जिन्हें वे प्रयोग करते हैं, बिकॉज दे मीन डिफरेंट, चूँकि वे अलग अलग मतलब देते हैं, थिंग्स, चीज़ों का, इन द पास्ट में, जो ये सब थे पास्ट में अलग मतलब देते थे। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लीजिएगा, ए सिंपल टर्म, एक साधारण सा शब्द है, लाइक फॉरनर, विदेशी। इट इज़ यूज्ड, इसको प्रयोग किया जाता है टुडे आज, टू मीन समवन, किसी के भी लिए, हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो भारतीय नहीं है। इन द मेडिवियल पीरियड, मध्यकालीन युग में, अ फॉरनर वाज एन स्ट्रेंजर, एक विदेशी एक अजनबी होता था, स्ट्रेंजर होता था। हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज, जो अपीयर हो जाता था किसी गांव के अंदर, उसे फॉरनर कहते थे। समवन, कभी कभी, हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो उस समाज का हिस्सा नहीं होता था और कल्चर या संस्कृति का। इन हिंदी के अंदर द टर्म परदेसी शब्द माइट बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता है, टू डिस्क्राइब, समझाने के लिए, सच ए पर्सन, ऐसे आदमी को, एंड इन पर्शियन, और फारसी के अंदर अजनबी शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ए सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a foreign dweller as a foreigner, एक शहर का निवासी, जो शहर का बाशिंदा है, इसीलिए जो शहर का बाशिंदा है उसको रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर, जो एक जंगल में रहने वाला है, उसको क्या समझेगा? अगर वो जंगल में रहने वाला आ जाता है, एज ए फॉरनर, एक विदेशी। बट टू पीजेंट्स, लेकिन दो किसान, लिविंग इन द सेम विलेज, एक ही गांव में रहने वाले, वर नॉट फॉरनर्स, विदेशी नहीं थे, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। इवन दो, हालांकि, दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड,
भले ही उनका जो धर्म था और कास्ट बैकग्राउंड थी वो डिफरेंट डिफरेंट रखते थे, अलग अलग थी। अब आगे देखिएगा बच्चों, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य क्या होता है, भवन निर्माण कला, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिली है, मगर साथ ही इनका प्रयोग कठिन है। हिस्टोरियंस आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज। हिस्टोरियंस यूज करते हैं डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के सोर्स, स्रोत, टू लर्न, सीखने के लिए अबाउट द पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए हिस्टोरियन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के सोर्सेज को यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, जो समय पर निर्भर करता है, ऑफ देयर स्टडी, उनकी स्टडी के कि भाई किस समय की स्टडी कर रहे हैं। एंड द नेचर, और प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की, कि वो किस प्रकार की जांच पड़ताल कर रहे हैं, किस तरीके की खोज कर रहे हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यू रीड, आपने पढ़ा, अबाउट रूलर्स, शासकों के बारे में, ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश के, एंड हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बारे में। इन दिस बुक, इस किताब के अंदर, वी विल रीड, हम पढ़ेंगे, अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, अबाउट बारे में, फॉलोइंग 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम रफली 700 टू 1750, रफली तौर पर आप समझिए कि 700 से लेके 1750 तक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे, सम कॉन्टीन्यूटी, कि कुछ कॉन्टीन्यूटी है, कुछ जारी है, इन द सोर्सेज, स्रोतों में, यूज्ड बाय हिस्टोरियन, जो इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग किए गए, फॉर द स्टडी, अध्ययन के लिए, ऑफ दिस पीरियड, इस समय के। यानी एक जैसे ही
सोर्स यूज कर रहे हैं, उसको कहा गया कि कुछ कॉन्टिन्यूटी तो है सोर्सेज में जो हिस्टोरियन यूज़ कर रहे हैं इस समय के, कोई ख़ास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है सोर्सेज के अंदर। दे स्टिल रिलाई, में अब भी विश्वास करते हैं ऑन कॉइन, सिक्कों के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के ऊपर जो खुदाई होती है पत्थरों के ऊपर, उसको बोलते थे हम इंस्क्रिप्शंस। और इसके बाद देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, हाँ जी, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, शिलालेख होते हैं, शिला के ऊपर जो लिखा रहता है। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, और जो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा रहता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड होते हैं बुक्स वगैरह। ये इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान इनमें बढ़ोतरी हुई। थ्रो डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल, सॉरी, दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, में धीरे धीरे उन्होंने डिस्प्लेस कर दी अन्य प्रकार की जो सूचनाएं थी। थ्रू दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पेपर ग्रेजुअली, जो पेपर था धीरे धीरे बिकेम हो गया चीपर, सस्ता, एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और बड़े स्तर पर उपलब्ध। पीपल यूज टू इट, लोग इसे इस्तेमाल करते थे टू राइट, लिखने के लिए, होली टेक्स्ट, पवित्र टेक्स्ट को। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्या होता है बच्चों ये क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स? शासकों के वृत्तांत, जो शासक के बारे में लिखा जाता था। और फिर देखिए इसके बाद में लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत्स, संतों के लेखन और उनके उपदेश, टीचिंग उपदेश हो गए, तो संतों के लेखन तथा उपदेश। पेटिशंस, अर्जियां, जो न्यायालय में अर्जी लगाते थे लोग, उनको भी लिखा करते थे। जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अदालतों के दस्तावेज होते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेज, और कागज़ को कहाँ यूज़ करते थे, रजिस्टर्स के लिए, बही खातों के और टैक्स के। अब देखो बच्चों, जो धनी व्यक्ति थे, शासक जन, मठ तथा मंदिर, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखते थे उसे पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड, मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा किया जाता था बाय वेल्थी पीपल, धनवान लोगों के द्वारा, रूलर्स, शासकों के द्वारा, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज क्या होता है, मठ, एंड टेम्पल्स, और मंदिरों के द्वारा। हाथ से लिखे लेख, मैन्युस्क्रिप्ट, इनको इकट्ठा करते थे। देवर प्लेस्ड, उनको रखा जाता था, इन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में, एंड आर्चीव्स, और अभिलेखागारों में, जहाँ पर रिकॉर्ड रूम जो होते हैं उसको आर्चीव्स बोलते हैं। इन पांडुलिपियों से, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट थी इनसे, और जो ये दस्तावेज थे इनसे, इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और दस्तावेज प्रोवाइड करते हैं ए लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अत्यधिक डिटेल्ड सूचनाओं को, टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों को, बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन उन्हें यूज़ करना मुश्किल भी होता है। देखो बच्चों, आगे कह रहे हैं कि उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे,
इसलिए लिपिक या नकलवीन हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। पांडुलिपि समझ गए ना, मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो हाथ से लिखा जाता था। देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी इन दोज डेज, उन दिनों। सो ये स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, हाथ से ही मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया जाता था। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य देखो बच्चों, इफ़ यू हैव एवर कॉपीड, अगर आपने कभी नकल उतारी है ए फ्रेंड्स होमवर्क, एक फ्रेंड के होमवर्क की, यू वुड नो, तुम जानते होंगे, दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज, कि एक साधारण काम नहीं था। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड, कभी कभी तुम पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ नहीं सकते, योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, अपने मित्र की हैंड राइटिंग को, एंड आर फोर्स्ड, और मजबूर होते हो, टू गैस, अंदाज़ा लगाने के लिए, व्हाट इज़ रिटन, क्या लिखा हुआ है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज, परिणाम स्वरूप क्या होता है, छोटे और महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो जाते हैं, इन योर कॉपी, तुम्हारी कॉपी में, ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, तुम्हारे मित्र के काम से। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज समवाट सिमिलर, जो हाथ से लिखी थी ये मैन्युस्क्रिप्ट जो कॉपी की जाती थी, ये सिमिलर तो होती थी, काफ़ी स्तर तक क्या होती थी, सिमिलर होती थी। एज चूँकि जो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, एज स्क्राइब्स, जैसा कि जो लेखक हैं स्क्राइब्स करते हैं, कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया था, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेज, उन्होंने भी क्या कर दिया, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए कुछ बदलाव लगा दिए। जैसे ए वर्ड हियर, यहाँ पर एक शब्द बदल दिया कहीं, ए सेंटेंस देयर, और वहाँ पर कोई वाक्य बदल दिया। दीज स्मॉल डिफरेंसेज, ये छोटे छोटे अंतर, ग्रीव ओवर सेंचुरीज, बड़े हो गए सदियों में, ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट की जैसे जैसे कॉपी होती गई, बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट, तो ये महत्वपूर्ण तरीके से क्या होते गए, अलग होते गए, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है, बिकॉज वी रेयरली, चूँकि हम मुश्किल से ही फाइंड पाते हैं, द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को, ऑफ द ऑथर की, टुडे, आज मुश्किल से ही पाते हैं उस चीज़ को। वी आर टोटली डिपेंडेंट, हम पूरे तरीके से निर्भर करते हैं, अपॉन द कॉपीज, कॉपी के ऊपर, मेड बाय लेटर, जो बाद वाले के द्वारा तैयार की गई, बाद वाले जो स्क्राइब्स थे, लिखने वाले, बाद वाले जो लेखक थे, उनके द्वारा जो कॉपी तैयार की गई। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिस्टोरियंस हैव टू रीड, इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन को, ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट के, टू गैस, अंदाज़ा लगाने के लिए, व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, लेखक ने ओरिजिनली क्या लिखा था, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ऑन ओकेशंस, अक्सर क्या होता है, अलग अलग अवसरों पर ऑथर्स रिवाइज करते हैं
देयर क्रॉनिकल्स, अपने वृत्तांतों को एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? जो उनके एडिशंस आते हैं, जो वो लिखते हैं। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के लेखाकार हैं ये। जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल, उन्होंने अपना लेख लिखा फर्स्ट पहले इन 1356 1356 में, एंड अनोदर वर्जन, और दूसरा वर्जन लिखा 2 years लेटर, 2 सालों के बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो, लेकिन हिस्टोरियन नहीं जानते थे अबाउट द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में, ऑफ द फर्स्ट वर्जन, पहले वर्जन के, अंटिल द 1960s 1960 दशक तक। इट रिमेंड लॉस्ट, ये खोया हुआ रहा, इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, एक बड़ी लाइब्रेरी संग्रह के अंदर ये दबा रहा, खोया रहा वहाँ पर। अब देखिए बच्चों, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्राफ्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। 700 से 1750 के बीच के ये 1000 साल हैं, इनका अध्ययन करना इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के बदलाव हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे सिंचाई के अंदर रहट, कताई में चरखे, और युद्ध में बारूद वाले हथियार जो आग निकालते थे, उनका इस्तेमाल हुआ। द स्टडी ऑफ थाउजेंड्स ईयर, 1000 साल का अध्ययन, बिटवीन 700 एंड 1750, 700 और 1750 के बीच का, इज ए हुज चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज है, टू हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के लिए, लार्जली, बड़े तौर पर, बिकॉज ऑफ द स्केल, बड़े तौर पर तो ये स्केल और वैरायटी जो है डेवलपमेंट की, विकास की, उसकी वजह से है। दैट अकर्ड, जो घटित हुआ, ओवर द पीरियड, समय के दौरान, एट डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग समय पर, इन दिस पीरियड, इस समय अवधि में, न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी, मेड देयर अपीयरेंस, अपनी उपस्थिति दी उन्होंने, लाइक जैसे कि द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई में पर्शियन व्हील आया जिसे रहट कहते हैं। द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, और बुनाई के अंदर स्पिनिंग व्हील आया जिसे चरखा कहते हैं। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और बच्चों कॉम्बैट कहते हैं युद्ध में क्या है, फायर आर्म आए, आग निकालने वाले शस्त्र आए। न्यू फूड्स एंड बीवरेज अराइव्ड, इन द सब कॉन्टिनेंट, नए भोजन और पेय पदार्थ भी आए उपमहाद्वीप के अंदर। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। देखिए पोटैटोज आलू, कॉर्न क्या हो गया, मक्का, चिलीज मिर्च, टी चाय एंड कॉफ़ी। रिमेंबर, याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि ये जो तमाम बदलाव आए, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। याद रखो दैट ऑल दीज इनोवेशन, कि ये सारे जो इनोवेशन थे, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स, नई टेक्नोलॉजी और फसल की बात करें, जो ये न्यू इनोवेशन है,
केम एलोंग विद प्यूपिल, उन लोगों के साथ आए, हु ब्रोट अदर आइडिया, जो दूसरे विचार भी लेकर आए, विद दैम एज वेल, साथ में ही अपने साथ जो दूसरे विचार भी लेकर आए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस वाज ए पीरियड, ये एक समय अवधि थी, ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या होता है, आर्थिक, पैसे से संबंधित जो होता है, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक, एंड कल्चरल, और सांस्कृतिक चेंजेस, बदलाव। यू विल लर्न, तुम सीखोगे, अबाउट सम ऑफ दी चेंजेज, इन बदलाव के बारे में, इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। क्या क्या बदलाव हुए इन चीज़ों में, ये 5वां, 6वां और 7वां लेसन इसी के बारे में है बच्चों। दिस वाज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ये एक पीरियड था अत्यधिक गतिशीलता का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उप महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह ने ट्रेवल्ड, यात्रा की, लॉन्ग डिस्टेंसेज, लंबी लंबी डिस्टेंस की, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौक़ों की तलाश में, द सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप, हेल्ड इमर्स वेल्थ, अत्यधिक संपदा रखता था, एंड द पॉसिबिलिटीज, और संभावनाएं रखता था, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू केव द फॉर्चून, टू केव द फॉर्चून, भाग्य को बनाने के लिए, भाग्य को गढ़ने के लिए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, लोगों का एक समूह जो महत्वपूर्ण हो गए थे इस समय अवधि के अंदर में, राजपूत थे। ए नेम्ड, राजपूत एक नाम है, डिराइव्ड, जिसे लिया गया, फ्रॉम द राजपुत्रा, राजपुत्रा से, द सन ऑफ रूलर, शासक का बेटा। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, 8वीं और 14वीं सदी के बीच में, द टर्म वाज अप्लाइड, ये शब्द इस्तेमाल हुआ, मोर जनरली, साधारण तौर पर, टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के एक समूह के लिए, हु क्लेम्ड अक्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो दावा करते थे अक्षत्रिय जाति के स्टेटस का। द टर्म इंक्लूडेड, इस शब्द के अंदर शामिल था, नॉट जस्ट रूलर, ना केवल शासक, चिफ्टेंस कहते हैं सामंत, बट ऑल्सो, बल्कि, सोल्जर्स भी थे, एंड कमांडर्स हु सर्व्ड, जो सेवा करते थे, इन द आर्मी में, ऑफ डिफरेंट मोनार्क, अलग अलग शासकों की, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे उप महाद्वीप के अंदर। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कौन करते थे गुणगान? कवि और चारण। राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। A chivalric code of conduct, extreme vulgar and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. एक चैवियोरिक कोड ऑफ कंडक्ट, अत्यधिक वल्गर का और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी का, ये गुण थे जो एट्रीब्यूटेड थे राजपूत को उनके पोएट्स के द्वारा और बार्ड्स के द्वारा। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्यप, मुख्यतः लिपिकों
और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के जो दूसरे ग्रुप थे, सच एज द मराठा, सिख, जाट, होम्स और ओम्स के बाद देखिएगा आप क्या बच्चों, ये कायस्थ बोलते हैं इसको, कायस्थ। कायस्थ होता क्या है? ये लिपिक और मुंशियों का काम करने वाली जाति है। एक कास्ट ऑफ स्क्राइब्स, एक जाति है स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज। स्क्राइब्स जो लिखने का काम करते हैं, लिपिक, और जो मुंशी होते हैं उन्हें सेक्रेटरीज बोलते हैं। ऑल्सो यूज्ड, इन्होंने भी प्रयोग किया, इन्होंने भी यूज की अपॉर्चुनिटी को ऑफ द एज इस युग की टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बनने के लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग, धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे ऑफ फॉरेस्ट, जंगल, एंड एक्सटेंशन और विस्तार हो रहा था ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। ए चेंज फास्टर, एक बदलाव आया तेजी से, एंड मोर कंप्लीट, और पूर्ण रूप से, ज़्यादा कंप्लीट तरीके से, इन सम एरिया, कुछ क्षेत्रों में, देन अदर्स, दूसरों के मुकाबले। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। देखिए बच्चों, चेंजेस इन देयर हैबिटेट, उनका जो मूल स्थान था रहने का, उसमें बदलाव की वजह से उसने क्या कर दिया, फोर्स्ड, मजबूर कर दिया, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, बहुत सारे जंगल में रहने वालों को, टू माइग्रेट, दूसरी जगह जाने के लिए, अपने स्थान को बदलने के लिए। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अदर्स, अन्य जो थे, स्टार्टेड टिलिंग, उन्होंने जुताई करना शुरू कर दिया, द लैंड, जमीन की, एंड बिकेम, और हो गए, पीजेंट्स, किसान और कृषक हो गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। दीज न्यू पीजेंट्स, ये नए कृषक ग्रुप, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित किए जाने लगे, बाय रीजनल मार्केट्स, क्षेत्रीय बाजारों के द्वारा, चिफ्टेंस, सामंतों के द्वारा, प्रिस्ट के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, मोनेस्ट्रीज, मठों के द्वारा, एंड टेम्पल्स, और मंदिरों के द्वारा प्रभावित किए जाने लगे। ये जो नया ग्रुप था पीजेंट्स का, कृषकों का। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज, में हिस्सा हो गए थे, लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो जटिल समाज था उसका, एंड वर रिक्वायर्ड, और उनके लिए अब आवश्यक हो गया था, टू पे, चुकाना, टैक्सेज, करों को, एंड अदर गुड्स, एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, और माल देना होता था, सेवा देनी होती थी, बेगार जिसे कहते हैं, सेवा देनी होती थी, टू लोकल लॉर्ड्स, जो स्थानीय मालिक बने बैठे थे उनको। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज इमर्ज्ड, महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक डिफरेंस पैदा हुए एमंगस्ट पीजेंट्स, कृषकों के बीच में। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। सम पोसेस्ड, कुछ रखते थे, मोर प्रोडक्टिव लैंड, ज़्यादा उपजाऊ भूमि। अदर्स ऑल्सो कैप्ट, दूसरे
कैटल कहते हैं, पशुओं को भी रखते थे, मवेशियों को रखते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क, और कुछ ने कंबाइन कर लिया दस्तकारी के काम को विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ में इसको भी जोड़ लिया। ड्यूरिंग द लीन सीजन, जब सीजन लीन होता था, खाली होता था समय जब उनका, उस समय दस्तकारी कर लिया करते थे, लीन सीजन बोलते हैं उसको। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। क्या बच्चों, जैसे जैसे क्या हुआ? जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़े, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और हो सकता था। जैसे संसाधनों पे उसका कब्जा है, वैसा ही दर्जा हो जाता था। देखो बच्चों, एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, चूँकि समाज बिकेम हो गया था मोर डिफ्रेंशिएटेड, ज़्यादा ही अलग प्रकार का। पीपल वर ग्रुप्ड, लोग ग्रुप में बट गए थे, इनटू जाति, जाति के अंदर, और सब कास्ट, और जाति के बाद भी उपजाति के अंदर, एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस, और ये रैंक उनको दी जाती थी ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनकी बैकग्राउंड के आधार पर, एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके कामकाज के आधार पर, पेशे के आधार पर। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, ये रैंक परमानेंटली फिक्स नहीं थी, एंड वेराइड, और बदलती रहती थी, अकॉर्डिंग टू द पावर, पावर के अनुसार, इन्फ्लुएंस, प्रभाव के अनुसार, एंड रिसोर्सेज, और संसाधनों के अनुसार, कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द जाति, जो जाति के मेंबर्स नियंत्रित करते थे रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस, उसके अनुसार ये रैंक बदलती रहती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, एक ही जाति का जो स्टेटस है, कुड वेरी, वो वेरी करता था, बदला हुआ था, फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, यानी अलग है। एक जगह कुछ और स्टेटस है तो दूसरी जगह उसी जाति का स्टेटस कुछ और है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग भी देखो बच्ची, अब क्या होता है बच्चों आगे, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जातियां फ्रेम करती थी देयर ओन रूल्स, अपने खुद के नियमों को, एंड रेगुलेशन, कायदे कानूनों को, टू मैनेज, व्यवस्थित करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, द कंडक्ट, आचरणों को, ऑफ देयर मेंबर्स, अपने सदस्यों के। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। दीज रेगुलेशंस, ये जो कायदे कानून थे, नियम थे, वर इन्फोर्स्ड, लागू कराए जाते थे, बाय एन असेंबली, एक सभा के द्वारा, ऑफ एल्डर्स, बड़ों की, बुजुर्गों की। डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया, कुछ क्षेत्रों में जिसे वर्णित किया जाता है एज द जाति पंचायत के रूप में। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। जिस गांव में निवास करते हैं और वहाँ क्या रिवाज है, उन जातियों को उसका भी पालन करना पड़ता था। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड, लेकिन जाति रिक्वायर्ड थी, टू फॉलो, मानने के लिए, द रूल्स, नियमों को, ऑफ देयर विलेजेज, अपने गांव के। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय चीफ्टेन। क्या होता है जी? जो मुखिया होता था, सामंत होता था। अनेक गांव
गवर्न होते थे मुखिया के द्वारा। मिल मिलाकर में किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। टुगेदर एक साथ में देवर ओनली वन स्मॉल यूनिट, वो एक छोटी यूनिट थी ऑफ स्टेट, एक राज्य की। गांव क्या था? एक राज्य की एक सबसे छोटी यूनिट थी। अब देखो बच्चों, आगे है रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोल्स, चोल्स के तरीके से बड़े राज्य। चैप्टर 2। तुगलक चैप्टर 3। और मुगल्स ये कहाँ है? चैप्टर 4। ये जो बड़े बड़े राज्य थे इसके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, ये बहुत सारे रीजन्स को इनकम्पास करता था, अपने अंदर समा के रखता था। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती में उनका एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व के बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिन्हें द्रविड़ कहते हैं, वो भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ए संस्कृत प्रशास्ति चैप्टर 2 में एग्जाम्पल है प्रशास्ति का। प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत, उन्होंने प्रशंसा की दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन की 1266 से 1287, 1266 टू 1287। एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, कि वो एक वास्ट एम्पायर का, बड़े साम्राज्य का शासक था। दैट स्ट्रेच्ड, जो फैला था, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बंगाल से लेकर, टू गजनी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में गजनी तक, इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर। एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, और उसमें शामिल था साउथ इंडिया पूरा, सारे द्रविड़। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, अप्रेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मीज, स्पष्ट तौर पर भाग जाते थे उनकी सेना के सामने, प्लान कर जाते थे। जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार, रिगार्ड दीज एज एक्सग्रेटेड क्लेम्स फॉर कनकेस्ट। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं, वाई, क्यों, रूलर्स केप्ट क्लेमिंग, शासक दावा करते रहते हैं, टू हैव कंट्रोल, नियंत्रण रखने का, ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों के ऊपर। ये लैंग्वेज की बात है बच्चों, लैंग्वेज एंड रीजन। ये रिलीजन है यहाँ पर।
ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव आए। द थाउजेंड्स ईयर्स, हजारों साल ऑफ हिस्ट्री के दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, जिनकी हम पड़ताल कर रहे हैं, विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट, इनमें बहुत सारे डेवलपमेंट विटनेस्ड हैं इन रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक परंपराओं में। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी। पीपल्स बिलीफ, लोगों का भरोसा इन डिवाइन, देवी के अंदर, वाज समटाइम्स, कभी कभी डीपली, गहराई से होता था, पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पर। एक आदमी मानता था देवी को, देवी देवता को। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। बट मोर यूजुअली, लेकिन अक्सर इट वाज कलेक्टिव, ये कलेक्टिव था, सामूहिक था। कलेक्टिव बिलीफ, सामूहिक विश्वास इन द सुपर नेचुरल एजेंसी, जो सुपर नेचुरल है एजेंसी, रिलीजन, धर्म, वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड, ये अक्सर जुड़ा होता था विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और आर्थिक संगठन से, ऑफ लोकल कम्युनिटी, स्थायी समुदाय के। एज द सोशल वर्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीफ, जैसे ही सोशल वर्ल्ड, सामाजिक दुनिया, इन ग्रुप की अल्टर्ड, बदली, सो टू डिड देयर बिलीफ, उनका विश्वास भी बदला। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड, ये वो समय था जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन वाट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं हिंदुज़म टुडे, जिसे आज हम हिंदुज़म कहते हैं। दीज इंक्लूडेड, इनमें शामिल था द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नई देवी देवताओं की पूजा करना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण करना, बाई किसके द्वारा, रॉयल्टी, राजाओं के द्वारा, एंड ग्रोविंग इम्पोर्टेंस, और महत्व का बढ़ जाना, ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण का, द प्रिस्ट, पुजारी का, कैसे, एज डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, समाज के अंदर एक सत्ताधारी समूह के रूप में। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, संस्कृत में उनका जो ज्ञान था संस्कृत टेक्स्ट का, अर्नड द ब्राह्मण, इससे ब्राह्मण ने क्या कमाया, ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, अत्यधिक सम्मान, इन सोसाइटी, समाज के अंदर। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन थी ये कंसोलिडेट होती थी सपोर्ट के द्वारा उनके पैट्रॉन्स के। ये कौन थे पैट्रॉन्स, न्यू रूलर्स, नए शासक थे, सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जो प्रेस्टीज की सर्च में थे, जो खुद अपनी प्रेस्टीज ढूंढ रहे थे। संस्कृत, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट, एक जो बड़ा विकास हुआ ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का, वाज था द इमरजेंस, उभर जाना, ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति के विचार का, जो भक्ति की अवधारणा थी इसका उभर जाना था।
ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ priest or elaborate rituals. कैसी भक्ति? ऑफ द लविंग पर्सनल डाइटी, ये व्यक्तिगत डाइटी की बात है। दैट डिवोटी, जहाँ पर जो डिवोटी है, भक्त है, कुड रीच, पहुँच सके, विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट, बिना पुजारी की मदद के, और इलेबोरेट रिचुअल। यू विल लर्निंग अबाउट दिस, तुम इसके बारे में पढ़ोगे। अबाउट अदर ट्रेडिशन, दूसरी परंपराओं के बारे में भी। किस चैप्टर में? इन चैप्टर नंबर 8। देखो बच्चों आगे, यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। दिस वाज ऑल्सो द पीरियड, यही वो समय था, वैन न्यू रिलीजन्स, जब नए धर्म अपियर्ड आए इन द सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप के अंदर। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल यानी सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, व्यापारी और अप्रवासी। फर्स्ट ब्रोड, सबसे पहले लेकर के आए, द टीचिंग, उपदेश को, ऑफ द होली कुरान, पवित्र कुरान के, टू इंडिया, भारत में, इन द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी के अंदर। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान, मुस्लिम मानते हैं कुरान को, एज देयर होली बुक, अपनी पवित्र किताब, एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी, और प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हैं, ऑफ वन गॉड, एक अल्लाह की, एक ईश्वर की, हुज लव, जिसका प्रेम, मर्सी, दया, एंड बाउंटी इम्ब्रेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, उन सब के लिए है जो उसमें विश्वास करते हैं, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, बिना सामाजिक बैकग्राउंड के, चाहे कोई किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। मैनी रूलर्स, बहुत सारे शासक थे, वर पैट्रोन्स, ये पैट्रोन्स थे, संरक्षण देने वाले, ऑफ इस्लाम एंड उलेमा, इस्लाम और उलेमा के। कौन होते हैं उलेमा? लर्नड, जो विद्वान होते हैं, थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, और ये थियोलॉजियंस होते हैं, जूरिस्ट, जूरी होते हैं। अब बच्चों ये थियोलॉजियंस क्या होते हैं? धर्मशास्त्री। और जो न्यायशास्त्री होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जूरिस्ट। तो उलेमा ये सारे काम करते थे, वे धर्मशास्त्री का काम भी करते थे और न्यायशास्त्री का भी। और रूलर्स इनको क्या देते थे? संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। एंड लाइक हिंदुज़म, और हिंदुज़म के तरीके से इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड, इस्लाम को भी इंटरप्रेट किया गया, व्याख्या की गई उसकी, इन ए वैरायटी ऑफ वेज, अनेक तरीक़ों से, बाय इट्स फॉलोअर्स, इसके मानने वालों के द्वारा। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम्स, शिया मुस्लिम थे, हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ, जो मानते थे जो प्रोफेट हैं, रसूल हैं, मोहम्मद सन, मोहम्मद के सन इन लॉ, दामाद को, दामाद अली, इसको मानते थे। क्या मानते थे? कि ये जो थे वाज द लेजिटिमेट लीडर,
विधि सम्मत कानून के द्वारा बनाए गए लीडर नेता थे ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय के, एंड द सुन्नी मुस्लिम, और सुन्नी मुसलमान, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी, जिन्होंने अथॉरिटी को स्वीकार किया था, ऑफ द अर्ली लीडर, जो शुरुआत के नेता थे, मोहम्मद के सामने के जो नेता थे, जिन्हें क्या कहते हैं, खलीफाज, खलीफा ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के, एंड ऑफ द सक्सीडिंग खलीफाज, और उनके आगे के खलीफा जो आए। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी, ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, अन्य महत्वपूर्ण अंतर भी थे, बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, अनेक जो स्कूल ऑफ लॉ हैं, जैसे हनफी है और साफ़ी है, मेनली इन इंडिया, भारत के अंदर मुख्यतः, एंड इन थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र के अंदर, एंड माइस्टिक ट्रेडिशन। थिंकिंग, सोचना, अबाउट टाइम, समय को, तो समय के ऊपर विचार हो गया, एंड हिस्टोरिकल पीरियड, और हिस्टोरिकल समय अवधि के ऊपर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। इनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना बदलाव आया है। यही अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। हिस्टोरियंस, इतिहासकार, डू नॉट सी, नहीं देखते टाइम, समय को, जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, केवल घंटों के बीतना, डेज की दिन बीत गए, और ईयर्स साल बीत गई। इसी आधार पे नहीं देखते हैं कि भाई घंटे, समय और साल बीत गए, यही हिस्ट्री है। एज ए क्लॉक और एक कैलेंडर, एक घड़ी या एक कैलेंडर के रूप में नहीं देखते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेज, समय बदलाव को भी रिफ्लेक्ट करता है इन सोशल, समाज में, एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और आर्थिक संगठन के अंदर भी बदलाव आए हैं। सामाजिक और आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन में जो बदलाव आए, इसको भी समय ही बताता है। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया, स्थिरता और बदलाव में जो विचार हैं, विचारों की स्थिरता और उनमें जो बदलाव हैं, एंड बिलीफ, और विश्वास के अंदर, ये भी बताता है। द स्टडी ऑफ टाइम, समय का अध्ययन, इज मेड समवाट ईजियर, उसको कुछ आसान बना दिया गया है, बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट, अतीत को बड़े हिस्सों में बांटकर, पीरियड यानी काल में बांटकर, दैट पोसेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बटी हुई विशेषताओं को रखता है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के बीच में, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, डिवाइडेड द हिस्ट्री, उन्होंने इतिहास को बांटा, ऑफ इंडिया, भारत के, इनटू 3 पीरियड, 3 समय अवधि में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। दिस डिवीजन वाज बेस्ड, ये बंटवारा आधारित था उन द आइडिया, विचार पर, दैट रिलीजन ऑफ रूलर्स, कि शासकों का धर्म, वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज, यही एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल बदलाव था, एंड देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और कोई अन्य महत्वपूर्ण विकास नहीं थे।
इन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर, सोशल सोसाइटी समाज में, और कल्चर या संस्कृति में। सच ए डिवीजन ऐसा बंटवारा ऑल्सो इग्नोर कर दिया गया, इग्नोर करता था द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप की जो रिच डाइवर्सिटी थी, विभिन्नता थी, इसको ये ऐसा बंटवारा इग्नोर करके चलता था। जो ये अपार विविधता थी उपमहाद्वीप की, इसकी उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें काफ़ी कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार की जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल बच्चों अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे ये आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कई बदलाव हुए ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ के सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो ये देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। Few historians, कुछ इतिहासकार फॉलो दिस पीरियोडिज्म टुडे, कुछ ही इतिहासकार फॉलो करते हैं इस पीरियोडिज्म को आज। मोस्ट लुक, ज़्यादातर तो देखते हैं टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को टू करेक्टराइज, विशेषता बताने के लिए, द मेजर एलिमेंट, बड़े तत्वों का, और डिफरेंट मोमेंट्स, अलग अलग अक्षरों के, ऑफ द पास्ट के। तो कुछ तो इतिहासकार कहते हैं कि भाई पास्ट के अगर अलग अलग मोमेंट को बताना है तो हमें सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर की विशेषता को बताना पड़ेगा। द हिस्ट्रीज यू रीड, जो हिस्ट्री तुम पढ़ते हो लास्ट ईयर, पिछले साल जो तुमने पढ़ी थी, इंक्लूडेड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, उसमें प्रारंभिक समाज की एक बड़ी रेंज शामिल थी। जैसे हंटर, शिकारियों के बारे में बताया गया था बच्चों उसमें। गैदरर्स, संग्राहक होते हैं जो इकट्ठा किया करते थे वनों के प्रोड्यूस को। अर्ली फार्मर्स, शुरुआती किसान कैसे थे। प्यूपिल, लोग लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेजेस, जो कस्बों में और गाँव में रहते थे। एंड अर्ली एम्पायर्स, और शुरुआत के जो साम्राज्य थे। एंड किंगडम्स, और किंगडम्स जो थी शुरुआत की। द हिस्ट्रीज, जो इतिहास यू विल बी स्टडिंग, तुम अध्ययन कर रहे होंगे दिस ईयर, इस साल में, आर ऑफन डिस्क्राइब्ड,
उसको अक्सर वर्णित किया जाता है एज मेडिवियल, मध्यकालीन। तो इस साल में हम कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? मेडिवियल, मध्यकालीन। यू विल फाइंड आउट, तुम पता लगाओगे, मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, ज़्यादा जो स्प्रेड आया, फैलाव आया कर्षकों की समाज में, किसानों के समाज में। द राइज ऑफ रीजनल, क्षेत्रों में बढ़ोतरी, एंड इंपीरियल स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, कभी कभी तो पेस्टोरल फॉरेस्ट पीपल की कॉस्ट पर। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म, हिंदू धर्म का विकास, एंड इस्लाम, और इस्लाम का एज मेजर रिलीजियस, जो बड़े धर्म थे, रिलीजन थे, बड़े रिलीजन थे। एंड द अराइवल, और जो आना था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ का। ये सारी चीज़ें आप मेडिवियल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो जनरल बात लिखी है बच्चों कि क्या क्या पढ़ना है हमें बुक में आगे। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? क्वेश्चन आंसर, जो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसको डिस्कस किया जाएगा। दैट इज़ book exercise will be completed in the next video. Watch this video many times. शब्दों को सही समझने के लिए बच्चों वीडियो को आप बार बार देखें, कई बार देखें, जिससे कि आप वर्ड्स को हिस्ट्री के समझने लगे। फिर आराम से अगली वीडियो देखना, उसमें अपनी बुक वर्क को करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू लेटर।